Hello everyone, welcome to lecture number 10 of Hello Alkanes and Hello Arenes in CBSE Toppers Series। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने लेक्चर नंबर 8 और लेक्चर नंबर 9 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन कवर किया था जिसका नाम था हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जितनी भी उसके रिगार्डिंग बातें थी, हमने SN1 देखा, हमने SN2 देखा, फिर मैंने आपको एक और बात बताई थी कि जो अराइल हलाइड हैं दे आर वेरी लेस और दे डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि रेजोनेंस की वजह से उनके बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, जिसकी वजह से उस बॉन्ड का ब्रेकिंग हमारे पास डिफिकल्ट हो जाता है। वो सारी की सारी बातें अपन ने लेक्चर नंबर 8 और लेक्चर नंबर 9 में डिस्कस करी थी। ठीक है दोस्तों, आज क्या करेंगे यार, आज करेंगे हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, वो है हमारे पास दूसरी तरह का रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन इज ओवर फॉर अस। अब आएंगे हम किस पे, दूसरी तरह के रिएक्शन पे, जिसका नाम है दोस्तों एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या नाम है उसका? एलिमिनेशन रिएक्शन। तो सब लोग हेडिंग लगाएंगे और लिखेंगे हमारे पास गाइस, सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन इज एलिमिनेशन रिएक्शन। सेकंड टाइप इज एलिमिनेशन, सेकंड टाइप इज गाइस एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, ये भी हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, अब हम कुछ ऐड नहीं करेंगे, अब हम क्या करेंगे, हम सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, अब हम क्या करेंगे, हम एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन की। तो बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा मैं आपको एलिमिनेशन के रिगार्डिंग। अगर आप दिमाग में लेके चलते हो तो आपके लिए एलिमिनेशन काफ़ी आसान, आपके लिए एलिमिनेशन रिएक्शन को समझना काफ़ी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है हमारे पास बातें, आइए अपन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेता हूं मैं। यहाँ पे हमारे पास है CH3CH Cl CH2। ठीक है, CH3CH Cl CH3। ये मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन से ही मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको। ये है मेरे पास एक क्वेश्चन। ठीक है, मैं इसकी रिएक्शन कर रहा हूं। देखो, बहुत ही फेमस रिएजेंट है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। कौन सा गाइस? अल्कोहलिक KOH। इट इज नॉट एक्वस, इट इज अल्कोहलिक। इट इज नॉट एक्वस, इट इज अल्कोहलिक। किसके साथ रिएक्शन कर रहा हूं मैं? इसके साथ। किसके साथ रिएक्शन कर रहा हूं गाइस? मैं कर रहा हूं हमारे पास अल्कोहलिक KOH के साथ। ठीक है, तो अब थॉट प्रोसेस क्या होगा, जब भी आपको ऑर्गेनिक में अल्कोहलिक KOH दिखे तो आपके दिमाग में ऐसे चलना चाहिए। क्या चलना चाहिए? आपके दिमाग में चलना चाहिए E2 एलिमिनेशन। क्या चलना चाहिए? E2 एलिमिनेशन। अब आप बोलोगे कि E2 एलिमिनेशन क्या है? ठीक है, जब मेरे को अल्कोहलिक KOH दिखता है, मेरे को क्या थॉट आता है? मेरे को थॉट आता है E2 एलिमिनेशन का। किसका थॉट आता है मेरे को गाइस? E2 एलिमिनेशन का। और आप इसको बोल सकते हो अल्फा बीटा एलिमिनेशन। आप इसको क्या बोल सकते हो? अल्फा बीटा एलिमिनेशन। तो सबसे पहले तो ये थॉट आना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब अल्कोहलिक KOH दिखेगा, इसका मतलब होगा क्या? सब्स्टिट्यूशन होगा क्या? एडिशन होगा क्या? नहीं, क्या होगा? एलिमिनेशन होगा। क्या होगा दोस्तों? हमारे पास होगा अल्फा बीटा एलिमिनेशन। ठीक है, अब देखो करना क्या है, हमें अल्फा से रिमूव हैलोजन। सिंपल सी बात बता दूं आपको, अल्फा से हमें क्या करना है? रिमूव हैलोजन। आपको हैलोजन रिमूव करना है अल्फा कार्बन से। और बीटा कार्बन से अपने को क्या करना है गाइस? बीटा कार्बन से अपने को रिमूव करना है हाइड्रोजन, रिमूव हाइड्रोजन। अल्फा से हमें रिमूव करना है हैलोजन और बीटा से हमें रिमूव करना है क्या गाइस? बीटा से हमें रिमूव करना है हाइड्रोजन। बीटा से हमें रिमूव करना है हाइड्रोजन। ठीक है, और हमारे पास इफ मोर देन टू बीटा कार्बन आर प्रेजेंट, if more than one type of beta carbon is present, I will discuss what is the meaning of it. Okay, if more than one type of beta carbon is present, okay, remove hydrogen from that beta carbon, remove hydrogen from that beta carbon which is having less hydrogen, अभी बस बातें लिख रहा हूं। ठीक है, फिर सारी की सारी चीजें आप लोगों के लिए डिस्कस मैं करूंगा। रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम दैट बीटा कार्बन विच इज हैविंग लेस हाइड्रोजन। ओके, यहां पे मैं लिख दूं एक ट्रिक, गरीब को लूटो। ओके, फंड ऑफ इंडियन पॉलिटिशियंस, गरीब को लूटो। ठीक है, ओके, अब देखते हैं इसका क्या मतलब है। नेक्स्ट, इसमें हमारे पास सेटजेफ प्रोडक्ट
Sadzef alkene or product is obtained as Sadzef alkene is obtained as Sadzef alkene is obtained as major product. Sadzef alkene is obtained as major Sadzef alkene is obtained as major product. पूरी बातें लिख रहा हूं इस रिएक्शन के बारे में. अगर ये बातें आपको पता है तो आप बहुत ही आसानी से इसका क्वेश्चन कर लोगे. Sadzef product is obtained as major alkene. Next is rate of E2 elimination. Rate of E2 elimination. अगर आपने को रेट कंपेयर करनी है किसकी E2 एलिमिनेशन की, जैसे हमने SN1 की SN2 की, अगर E2 एलिमिनेशन की रेट कंपेयर करनी है, रेट ऑफ E2 एलिमिनेशन स्लैश बीटा एलिमिनेशन, समटाइम वी आल्सो कॉल इट बीटा एलिमिनेशन. अगर आपको इसका रेट कंपेयर करना है कि कौन जल्दी जाएगा बीटा एलिमिनेशन के लिए, सो रेट ऑफ E2 एलिमिनेशन स्लैश बीटा एलिमिनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन. ये बातें मैंने लिख दी. ठीक है, तो गाइस अगर आप लोगों को ये बातें पता हैं अल्कोहलिक KOH के बारे में, तो जब जब हमारे पास आपके बोर्ड में क्वेश्चन आएगा, चाहे वो थोड़ा टफ भी आए, आप उसको बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. आप उसको बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. अब देखिए क्या है मेरे पास, करना कैसे, फील क्या है क्वेश्चन का. तो फील ये है कि मैंने देखा अल्कोहलिक KOH, ओह अल्कोहलिक KOH, तुम तो अल्कोहलिक KOH हो, तुम क्या करोगे, तुम करोगे एलिमिनेशन. अल्कोहलिक KOH तुम करते हो एलिमिनेशन. और कौन सा एलिमिनेशन करते हो तुम भाई, तुम कौन सा एलिमिनेशन करते हो, तुम करते हो साला अल्फा बीटा एलिमिनेशन करते हो तुम. कौन सा, अल्फा बीटा एलिमिनेशन. ठीक है, कौन सा अल्फा कार्बन. अब जिसको ये बात भी पता नहीं कि अल्फा कार्बन क्या है, ठीक है, तो प्लीज यार पता करो उसको. ठीक है, पता होना चाहिए अल्फा कार्बन. द हैलोजन टू विच कार्बन इज अटैच, ऐसा कार्बन sp3 कार्बन जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो, जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो, पॉजिटिव चार्ज के नेक्स्ट, पॉजिटिव चार्ज जिस पे है वो पॉजिटिव चार्ज के नेक्स्ट वाला कार्बन, नेगेटिव चार्ज के नेक्स्ट वाला कार्बन, रेडिकल के नेक्स्ट वाला कार्बन, C डबल बॉन्ड C के नेक्स्ट वाला कार्बन, इन सारी कार्बन को बोलते हैं अपन अल्फा कार्बन. sp3 कार्बन होना चाहिए. तो ये है मेरे पास अल्फा. ठीक है, ठीक है, आपने बोला ठीक है गुरुदेव, ठीक है ये अल्फा है. अगला वाला जो नेक्स्ट कार्बन होगा वो क्या होगा गाइस, वो होगा मेरे पास बीटा. तो ये बीटा 1 है और मान लो ये बीटा 2 है. ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट कार्बन क्या होगा, बीटा. अब आपने बोला कि सर, आपने बोला कि जब जब मैं अल्कोहलिक KOH देखूंगा, मैंने कसम खाई है कि मैं किसके बारे में सोचूंगा, मैं सोचूंगा अल्फा बीटा एलिमिनेशन के बारे में. ठीक है, आप सोच रहे हो. और करना क्या है, आपने अल्फा से हाइड्रोजन को रिमूव करना और बीटा से हाइड्रोजन को. ठीक है, तो हमने बोला ठीक है सर कर दूंगा. अब पहले आप बीटा कार्बन देखो, क्या बीटा कार्बन सेम टाइप का है या डिफरेंट टाइप का है. सर मतलब क्या है इसका, इसके पास कितने हाइड्रोजन है बीटा कार्बन के पास, 3. इस बीटा कार्बन के पास भी कितने हाइड्रोजन है, 3. तो इसका मतलब ये है मेरे पास सेम टाइप का. सेम टाइप का मतलब अगर हाइड्रोजन सेम है तो सेम टाइप का. तो अब जहां मर्जी से अब आप हाइड्रोजन निकाल दो. आप इससे निकाल सकते हो, इससे निकालते हो, मैं इससे निकाल रहा हूं. ठीक है, तो जैसे ही हाइड्रोजन निकलेगा आपके पास क्या बन जाएगा, यहां से Cl निकला, यहां से हाइड्रोजन, आपके पास बन गया एल्कीन. क्या बन गया आपके पास गाइस, प्रोपीन. ठीक है, तो इस तरह से हमें प्रोडक्ट लिखना है. क्या बन गया हमारे पास, प्रोपीन. सिंपल क्वेश्चन था. तो जब जब मैं अल्कोहलिक KOH दिखा, जब जब मेरे को अल्कोहलिक KOH दिखा, मेरे दिमाग में थॉट आया किसका, अल्फा बीटा एलिमिनेशन का. किसका थॉट आया दोस्तों, अल्फा बीटा एलिमिनेशन का. आपने बोला ठीक है सर, बात बन गई. फर्स्ट क्वेश्चन तो अपने को समझ आ गया, सिंपल था. ठीक है, काफी सिंपल सा क्वेश्चन था. हाँ सिंपल था. अब थोड़ा अच्छा क्वेश्चन भी कर लेते हैं. CH3 CHCl CH2 CH3. ओके, हम इसका रिएक्शन कर रहे हैं अल्कोहलिक KOH के साथ. किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं, अल्कोहलिक KOH. समटाइम हीटिंग भी लिखा होता है क्योंकि एलिमिनेशन फेवर्स अंडर हीटिंग. ठीक है, हीटिंग भी लिख देते हैं अपन. अब हम इसका रिएक्शन कर रहे हैं अल्कोहलिक KOH के साथ फॉलोड बाय हीटिंग. ठीक है, अब आपने क्या सोचना है, सोचने का प्रोसेस सुनिए सोचने का प्रोसेस. आपने देखा ओहो अल्कोहलिक KOH तुम हो, क्या हाल है. आपने देखा अल्कोहलिक KOH तुम हो, क्या हाल है. अच्छा यार तुम वही हो ना जो क्या करते हो तुम, किसके लिए बदनाम हो तुम, बदनाम और किसके लिए फेमस हो तुम. बेसिकली फेमस रिएजेंट है ऑर्गेनिक का. ये फेमस है किसके लिए दोस्तों, अल्फा बीटा एलिमिनेशन से. ये अल्फा से हैलोजन निकाल देगा और बीटा कार्बन से क्या निकाल देगा, हाइड्रोजन, और बना देगा एल्कीन. बाय व्हाट मैकेनिज्म, E2 मैकेनिज्म. इसको अपन E2 एलिमिनेशन भी बोलते हैं. ठीक है, तो वो मैकेनिज्म अपन डिस्कस नहीं करेंगे. ठीक है, हम सिंपल रखेंगे अपनी सारी की सारी चीजें E2 एलिमिनेशन से. तो आपने बोला ठीक है सर, सबसे पहले सर मेरा काम है कि मैं अल्फा कार्बन बताऊं आपको. यस दिस इज अल्फा. जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है sp3 कार्बन, वो है मेरे पास अल्फा. नेक्स्ट वाला कार्बन हमारे पास होगा बीटा 1
और ये होगा मेरे पास बीटा 2। क्या सर ये भी बीटा होगा? अरे पगला गए हो का, ये कैसे बीटा होगा? ये तो बीटा से अगले वाला कार्बन है, ये गामा होगा, बीटा नहीं होगा। तो आपने बोला ठीक है। अब बात आती है कि अल्फा से तो मैं हैलोजन निकाल दूं, बट क्या ये बीटा कार्बन सेम टाइप का है? सर सेम टाइप का मतलब क्या इनके पास इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन है? तो आपने देखा नहीं सर, यहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन है नहीं। यहाँ पे तो 3 हाइड्रोजन है इस बीटा 2 के पास और बीटा 1 के पास 2 हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब ये तो डिफरेंट तरह के बीटा कार्बन है। तो जब जब डिफरेंट तरह के बीटा कार्बन आएंगे और हमें ऑर्गेनिक में हमेशा कौन सा प्रोडक्ट लिखना होता है? हमें ऑर्गेनिक में गाइस लिखना होता है मेजर प्रोडक्ट। तो मैंने आपको बता दिया कि जब जब डिफरेंट तरह के बीटा कार्बन आएंगे तो हम हाइड्रोजन उस बीटा कार्बन से निकालेंगे जो हमारे पास, उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकालेंगे जो हमारे पास गरीब है। ये देखो, गरीब को लूटो, गरीब को लूटो। अब आप बोलोगे कि इससे क्या फायदा? तो फायदा भी बताया जाएगा आपको, ठीक है। सबसे पहले आपको मेजर प्रोडक्ट बनाना है, गरीब को लूटो। तो यहां से आपने CH3 उठाया, यहां से Cl, यहां से हाइड्रोजन निकाल दिया, ये अपने पास प्रोडक्ट बन गया। ये प्रोडक्ट कैसे बना? जब हमने हाइड्रोजन हटाया गरीब बीटा कार्बन से, ठीक है। क्या नाम है इस प्रोडक्ट का? इस प्रोडक्ट का नाम है दोस्तों, इस प्रोडक्ट का नाम है मेरे पास, इस प्रोडक्ट का नाम है ब्यूटुइन। क्या नाम है? ब्यूटुइन, ठीक है। अब ये है मेरे पास मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। अब मैं थोड़ा ज्ञान दूंगा आप लोगों को कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेट्जेफ एल्कीन। सेट्जेफ एल्कीन का क्या मतलब है, ठीक है। तो ये बना मेरे पास मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। अब सोचो कि कुछ हमारे पास रॉकस्टार ऐसे भी थे जिन्होंने हाइड्रोजन यहां से हटा दिया। अगर उन्होंने हाइड्रोजन यहां से हटा दिया तो उनके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा? उनके पास प्रोडक्ट ये बनेगा, ठीक है। बट ये होगा दोस्तों माइनर प्रोडक्ट। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जब भी प्रोडक्ट लिखते हैं हम मेजर प्रोडक्ट को रिपोर्ट करते हैं, ना कि माइनर। जब तक पूछा नहीं हो, तो अगर पूछा नहीं हो, सिर्फ पूछ रहे प्रोडक्ट बताओ उस रिएक्शन का, तो अपने को मेजर लिखना है। लेकिन अगर टोटल प्रोडक्ट पूछे हुए हैं तो अपन माइनर भी लिख सकते हैं, ठीक है। पर अगर पूछा नहीं हो तो हमें हमेशा मेजर ही लिखना होता है। अब क्वेश्चन आता है कि सर ट्रिक तो समझ आ गई कि यार जब जब अल्कोहलिक QH दिखेगा आप कर दो अल्फा बीटा एलिमिनेशन, अल्फा से हैलोजन निकाल दो, बीटा से हाइड्रोजन निकाल दो। अगर दो तरह के टू डिफरेंट टाइप्स के बीटा कार्बन हमारे पास प्रेजेंट है, तो उस बीटा कार्बन से आप हाइड्रोजन निकालो, विच वन इज पुअर, गरीब को लूटो। ये बात आपकी तो समझ आ गई, ठीक है। बट ये बताओ कि गरीब को लूटने से वो प्रोडक्ट मेजर कैसे बन रहा है? क्या रीजन है उसका कि वो मेजर प्रोडक्ट है, ठीक है। अब देखो ये मेरे पास 2 एल्कीन है। क्या है दोस्तों? ये क्या है मेरे पास? एल्कीन है। ये ब्यूटुइन है और ये ब्यूटवनहीन है। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर मैं इनसे पूछूं कि इन दोनों में से स्टेबल एल्कीन कौन सा है, तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन कैसे डिस्कवर करते हैं? कौन बताएगा मेरे को? हम कैसे बताते हैं कि कौन सा एल्कीन ज्यादा स्टेबल होता है? तो ये बातें हमने हाइपर कॉन्जुगेशन में, GOC में 11th क्लास में डिस्कस की थी। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो जिसको नहीं पता है वो यहां पे एज पॉइंट लिख सकता है, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोस्तों? हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन अल्फा हाइड्रोजन के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? अल्फा हाइड्रोजन के। जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ही ज्यादा स्टेबल एल्कीन होगा। तो आपने बोला कि सर ठीक है, बात तो आप अच्छी बोल रहे हो, बट हमें तो सर अल्फा हाइड्रोजन का पता नहीं कि कैसे निकालते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, कोई नहीं टेंशन, कोई नहीं परवाह, ठीक है। कुछ भी मान लो आप इसको रैंडम, ठीक है। सिस ट्रांस भी लिख सकता हूँ, बट ओके कैसा मान लिया, अभी उसमें नहीं जा रहा हूँ मैं, ठीक है। HH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। तो ये मेरे पास 2 एल्कीन्स हैं। अब हम इनको समझेंगे ढंग से, ठीक है, कि ये ही क्यों मेजर बना। तो देखो ये जो कार्बन नेक्स्ट टू C डबल बॉन्ड C, ये जो कार्बन दिख रहा है आपको नेक्स्ट टू C डबल बॉन्ड C, sp3 कार्बन। तो ये जो कार्बन है इसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, और इसके साथ जो हाइड्रोजन लिखे हुए हैं उनको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। कितने अल्फा हाइड्रोजन है मेरे पास यहाँ पे? 6 अल्फा H। कितने अल्फा H है दोस्तों? 6 अल्फा H। और यहाँ देखिए आप, ये है C डबल बॉन्ड C, कार्बन नेक्स्ट टू C डबल बॉन्ड C, इसी कार्बन की बात कर रहा हूं। ये है अल्फा कार्बन, इससे कितने हाइड्रोजन अटैच है? 2। यहां पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है मेरे पास? 2 अल्फा H। अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं कि कौन सा एल्कीन स्टेबल है, तो आप बोलोगे कि सर इसमें 6 अल्फा H है तो ये ज्यादा स्टेबल होगा और ये कम स्टेबल होगा। सिंस दिस एल्कीन इज मोर स्टेबल इट इज फॉर्म्ड एज अ मेजर प्रोडक्ट। और जो स्टेबल एल्कीन है उस एल्कीन को हम क्या बोलते हैं? उस एल्कीन को अपन बोलते हैं, ये देखो मैंने लिखा था, सेट्जेफ एल्कीन। क्या बोलते हैं अपन उस एल्कीन को? सेट्जेफ एल्कीन। जो एल्कीन मोर स्टेबल है उसको बोलते हैं अपन सेट्जेफ एल्कीन। और मैं आपको एक बात बताऊं, एनसीईआरटी में सेट्जेफ एल्कीन को लेके एक बात लिखी हुई है, मोर अल्काइलेटेड। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? हमारे पास लिखा हुआ मोर अल्काइलेटेड।
ऐसी एल्कीन जो मोर अल्काइलेटेड है उसको अपन सेट्स ऑफ एल्कीन बोलते हैं। अब आप बोलोगे यार मोर अल्काइलेटेड का क्या मतलब? अब देखो इस एल्कीन, इस C डबल बॉन्ड C के साथ कितने अल्काइल ग्रुप है? एक मिथाइल, दो अल्काइल ग्रुप। इस C डबल बॉन्ड C के साथ कितने ग्रुप है? ये तो हाइड्रोजन है, सिर्फ एक ग्रुप है, वो है इथाइल। यहाँ पे दो मिथाइल ग्रुप अटैच है, यहाँ पे सिर्फ एक इथाइल ग्रुप अटैच है। कहाँ पे अल्काइल ग्रुप ज्यादा है, कहाँ पे अल्काइल ग्रुप ज्यादा है, मोर अल्काइलेटेड है, तो ये वाली एल्कीन ज्यादा मोर अल्काइलेटेड है, तो ये फिर हमारे पास एज अ स्टेबल प्रोडक्ट बनेंगी। और मैंने सिंपल आपसे बात कर दी कि अल्कोहलिक QH में वो एल्कीन स्टेबल बनती है जिसका स्टेबिलिटी, वो एल्कीन हमारे पास मेजर प्रोडक्ट बनती है जिसका स्टेबिलिटी ज्यादा है। और हम स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन कैसे बताते हैं? हम स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन बताते हैं किससे बोलिए? नंबर ऑफ अल्फा से। जितने ज्यादा अल्फा होंगे उतना ही ज्यादा एल्कीन स्टेबल होगा। ठीक है, तो ये तो आपको मैंने थोड़ा सा लॉजिकली सारी चीजें बता दी कि ये बातें क्यों इंपॉर्टेंट है। बट इन दी एंड आपको सिर्फ एक ट्रिक याद रखना है कि जब अल्कोहलिक QH दिखेगा, हमारे पास जो विचार आएगा, जो थॉट आएगा, वो आएगा अल्फा बीटा एलिमिनेशन का। अल्फा से हाइड्रोजन निकालिए, बीटा से हाइड्रोजन निकालिए। अगर दो तरह के बीटा हाइड्रोजन हैं तो आप उस कार्बन से भी हाइड्रोजन निकालिए जो गरीब है, गरीब को लूटो, आपको ऑटोमेटिकली आपको मेजर प्रोडक्ट मिल जाएगा। अदरवाइज अगर आपको ये पता नहीं होगा तो आपको दोनों से निकालना पड़ेगा, फिर सोचना पड़ेगा कि कौन सा मेजर है। तो उसके लिए क्या थॉट प्रोसेस होगा कि कौन सा मोर अल्काइलेटेड है, किसके पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है, उस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, अब मैं ये पॉइंट जो है ये भी हमारे लिए CBSE के पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉम्पिटिटिव की बात तो अभी हम ज़्यादा कर नहीं रहे हैं। अभी हमारा जो कोर्स चला है वो CBSE फोकस चला है। ठीक है, इसमें रेट ऑफ E2 एलिमिनेशन, जिसकी बात भी मैं आप लोगों के साथ करूंगा। ये जो मैं बात कर रहा हूँ रेट ऑफ E2 एलिमिनेशन और बीटा एलिमिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, इसकी बात भी मैं आप लोगों के साथ करूंगा। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस अपन फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे बीटा एलिमिनेशन में, ताकि आप लोगों को मोर क्लैरिटी, इट विल बिकम मोर क्लियर टू यू। सो वी विल डिस्कस दोज क्वेश्चंस। So guys, now let's discuss some question based on beta elimination or E2 elimination. Okay, so these are very important question for your board exams, right? So let's see, and these are previous year questions only. Only the thing is that I'm not writing in which year they have came. Okay, they have come, in which year they have come, I'm not writing that, otherwise they are previous year question. So see now, first guys, here compound alcoholic QH. So whenever I see alcoholic QH, what is my thought process? That yeah, this is alpha, this is beta 1 and this is beta 2. Okay, so there are two kind of beta carbon, because this beta 1 has only one hydrogen. Can you see that? Because this carbon is forming 3 bonds, 1 here, 2 here, 3 here. कितना हाइड्रोजन बचेगा? एक। इसके पास कितना हाइड्रोजन है? 2। गरीब को लूटो। अगर आपको क्या बनाना है? स्टेबल प्रोडक्ट। तो आपके पास यहाँ पे जो स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा गाइस? आपके पास स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा ये वाला। ठीक है, ये हमारे पास मिलेगी हमें सेट्स ऑफ एल्कीन। गरीब को लूटने के बाद जो एल्कीन हमें मिलती है वो कैसी मिलती है? सेट्स ऑफ एल्कीन। तो हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा सेट्स ऑफ एल्कीन। ठीक है, अब बी प्रोडक्ट की बात करते हैं तो ये फेवरेट है आपका। आपने एल्कीन को देखा, HCl को देखा, एल्कीन को देखा, HCl को देखा, और दोनों ने क्या बोला? कराओ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। डिस्कस कर चुका हूँ ये सारी बातें मैं आप लोगों के साथ इसी चैप्टर में। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन आपको किस तरह से करना है? आपको चलना है मार्कोनिकॉफ रूल से। ठीक है, CBSE की बात हो रही है, अपने को काम करना है किस पे? मार्कोनिकॉफ रूल से। नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट अटैक ऑन दैट अनसैचुरेटेड कार्बन विच कंटेन लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो ये है अनसैचुरेटेड कार्बन, यहाँ पे 0 हाइड्रोजन है। ठीक है, क्योंकि 4 के 4 बॉन्ड बन रहे हैं। और यहाँ पे पॉजिटिव पार्ट वहां पे अटैक होगा जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो यहाँ पे अटैक होगा तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बन जाएगा दोस्तों? हमारे पास जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो बन जाएगा दोस्तों हमारे पास यहाँ पे मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे Cl। ठीक है, ये प्रोडक्ट बन गया मेरे पास बी प्रोडक्ट। बन गया कि नहीं बन गया? दिस इज माई बी प्रोडक्ट, यस और नो? ओके, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन से, मार्कोनिकॉफ रूल से। अब आपने क्या देखा? आपने एक्वस KOH को देखा, आपने Cl को देखा, तो क्या फील आ रही है? देखो, एक्वस KOH और एल्कोहलिक KOH में डिफरेंस है। एल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन करता है, और अगर आपके पास एक्वस KOH है गाइस, तो वो क्या करेगा? वो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन करेगा। तो आप यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल देखो, कौन है न्यूक्लियोफाइल? OH-। तो यहाँ पे OH- Cl को क्या कर देगा? सब्स्टिट्यूट कर देगा
और यहाँ पे जो मैकेनिज्म होगा, सिंस इट इज 3 डिग्री हलाइड, ये मेरे पास 3 डिग्री का हलाइड है, तो SN1 से ये मेरे पास यहाँ पे क्या कर देगा, ये मेरे पास यहाँ पे SN1 से या Cl को OH से सब्सटीट्यूट कर देगा। तो ये प्रोडक्ट आ गया मेरे पास, A प्रोडक्ट ये था, B प्रोडक्ट ये था, C प्रोडक्ट ये था। एक अच्छा क्वेश्चन बन गया, ठीक है। जो पीछे मैंने बातें आप लोगों के साथ डिस्कस करी थी वो सारी की सारी बातें हम यहाँ पे भी रिपीट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आइए आप क्वेश्चन नंबर सेकंड में। तो देखिए आप क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये है मेरे पास 2 ब्रोमोप्रोपेन। क्या है मेरे पास दोस्तों, ये मेरे पास 2 ब्रोमोप्रोपेन। अब आपने अल्कोहलिक OH को देखा और उसने आपको देखा, और क्या थॉट आया, कर दो भैया E2 एलिमिनेशन। कौन सा एलिमिनेशन, अल्फा बीटा एलिमिनेशन की बात हो रही है, आप करिए अल्फा बीटा एलिमिनेशन। करना क्या है, अल्फा से निकाल दो हैलोजन, बीटा से निकाल दो कार्बन हाइड्रोजन, ठीक है। दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा 1, दिस इज बीटा 2। बट सर बीटा 1 और बीटा 2 एक ही जैसे हैं क्योंकि 3 हाइड्रोजन है सबके पास। अल्फा से निकालिए हैलोजन, बीटा से निकालिए हाइड्रोजन, तो यहाँ पे अल्फा बीटा एलिमिनेशन तो पता है हमें मिल जाएगा गाइस, ये मिल जाएगा हमें प्रोपीन। क्या मिल जाएगा हमें, प्रोपीन, ठीक है। या तो यहाँ से निकाल दो, यहाँ से निकाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब HBr पेरोक्साइड, आपने एल्कीन को देखा और HBr पेरोक्साइड को देखा और आपके दिमाग में बत्ती जली, बिना मेंटोस खा के बत्ती जल गई आपके दिमाग में कि कौन सा रिएक्शन है ये। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से हमें यहाँ पे पेरोक्साइड HBr को ऐड करना है। कौन सा रूल चलता है हमारे पास, एंटी मार्कोनिक। तो आपको पता है नेगेटिव पार्ट ऑफ द रीजनेट अटैक ऑन दैट कार्बन विच कंटेन मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास 1 ही हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे फिर पॉजिटिव पार्ट जाएगा क्योंकि उल्टा रूल है, नेगेटिव पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन है। तो हमारे पास हमने 2 ब्रोमोप्रोपेन से शुरुआत करी और हमें मिल गया 1 ब्रोमोप्रोपेन। क्या 2 ब्रोमोप्रोपेन से शुरुआत की, हमें मिल गया 1 ब्रोमोप्रोपेन। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, कन्वर्ट 2 ब्रोमोप्रोपेन टू 1 ब्रोमोप्रोपेन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डू अल्कोहलिक OH फॉलोड बाय HBr पेरोक्साइड। इंपॉर्टेंट कन्वर्जन देखेंगे अपन इस कन्वर्जन के बारे में भी। तो ये था हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 तो टाइम पास है। प्रोपेन टू प्रोपीन, आपको दे रखा है प्रोपेन, ठीक है, आपको कन्वर्ट करना उसको प्रोपीन में। बहुत सिंपल है, बट सबसे पहले आपको इसका ब्रोमिनेशन करना पड़ेगा। Br2H, भूल गए क्या, Br2H, ठीक है। उस हाइड्रोजन को रिप्लेस करिए जो स्टेबल रेडिकल बनाए। तो यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन अगर रिप्लेस करूंगा तो ये 2 डिग्री का रेडिकल बनाएगा, और जहाँ पे 2 डिग्री का रेडिकल बनेगा वहीं पे Br चिपक जाएगा आके। ये मेरे पास मेजर प्रोडक्ट है 2 ब्रोमोप्रोपेन। अब प्रोपीन बनाना है तो फिर इसका करना पड़ेगा एलिमिनेशन। किसके साथ, कौन आएगा, अल्कोहलिक OH बोलेगा कर दो एलिमिनेट। ये बन गया मेरे पास क्या गाइस, ये बन गया मेरे पास प्रोपेन टू प्रोपीन। कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर ये समझ नहीं आया कि यहाँ पे आपने Br क्यों नहीं लगाया। तो गाइस आपको मैंने बताया था कि Br ब्रोमिनेशन, जब भी अपन ब्रोमिनेशन करते हैं एल्केन का, तो जो रिप्लेसमेंट का ऑर्डर है, हम सबसे पहले सोचते हैं 3 डिग्री हाइड्रोजन को रिप्लेस करने का, फिर 2 डिग्री को, फिर 1 डिग्री को। बट यहाँ पे ये तो 1 डिग्री का हाइड्रोजन है। अरे क्यों है 1 डिग्री का, बिकॉज ये कार्बन 1 डिग्री का है भाई, और ये कौन सा क्या, ये 1 डिग्री का कार्बन है ना गाइस, तो 1 डिग्री का है। और ये कौन सा कार्बन है, 2 डिग्री का, और 1 डिग्री का, 2 डिग्री का हाइड्रोजन हटाऊंगा ना, क्योंकि यार बताया था मैंने आपको कि रेडिकल मैकेनिज्म से चलता है। तो रेडिकल कौन से स्टेबल होता है, बोलो बताओ ना आप, कौन सी डिग्री का रेडिकल स्टेबल होता है, 3 का, 2 का, 1 का, 3 का, फिर 2 का, फिर 1 का। तो ये जब आप यहां से हटाओगे तो 2 डिग्री का रेडिकल बनेगा। तो दैट इज वाई आई एम रिप्लेसिंग, सब्सटीट्यूटिंग दिस, ठीक है। हाँ, तो याद करो वो चीजें जो बताई हुई हैं, ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में। मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 4, 1 ब्रोमोप्रोपेन। अब देखो इसमें मैं थोड़ा सा आपको नई चीज बताऊंगा। हमने आपने केसीएन देखा, आपने ब्रोमोप्रोपेन देखा, आपको बात आई किसकी, सब्सटीट्यूशन होगा। सर Br को सर हटा दो आप Cn के साथ, RX with KCN form RCN, because KCN is a ionic compound and attack happens through carbon। बता चुका हूं लेक्चर में, ठीक है। अब इसका नाम देखिए आप, नाम क्या होगा, 1 2 3 4, इसका नाम क्या होगा मेरे पास, 1 2 3 4, इसका नाम होगा मेरे पास ब्यूटेन नाइट्राइल। क्या नाम होगा गाइज मेरे पास, 1 2 3 4, इसका नाम होगा मेरे पास गाइज ब्यूटेन नाइट्राइल। अब देखो हमारे पास, मैं आपको एक नया रिएक्शन यहाँ पे बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ आपको नया रिएक्शन यहाँ पे, कि जब भी हम RCN का हाइड्रोलिसिस करें, या H+H2O है हाइड्रोलिसिस, तो आपने याद रखना है जब भी हम RCN का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारे पास जो CN ग्रुप है वो किस में चेंज हो जाएगा, RCN का हाइड्रोलिसिस करने पे बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है हमारे पास बनता है RCOH।
आरसीएन का हाइड्रोलिसिस करने पे हमारे पास बनता है RCOH। सो 1 2 3 4 1 2 3 4 हमारे पास बन जाएगा 1 2 3 4 COH हमारे पास बन जाएगा। आरसीएन का हाइड्रोलिसिस करने पे हमारे पास बनता है RCOOH। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर ये एसिड है ये बेस है, तो आपको पता है एसिड बेस क्या करते हैं, एसिड बेस क्या करते हैं H+, तो ये बना देगा H+ निकल जाएगा इसका, और सॉल्ट और वाटर अपने पास बन जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा मेरे पास डी प्रोडक्ट। ओके गाइस, तो ये था हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज मैंने आपको नई बात बताई, ये बात मैंने शायद उस लेक्चर 8 9 में भी आपके साथ डिस्कस नहीं की है। आरसीएन का जब भी आप हाइड्रोलिसिस करोगे, आरसीएन का जब भी आप रिएक्शन करोगे H+H2O के साथ, तो हमारे पास जो आरसीएन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारे पास जो आरसीएन है गाइस वो कन्वर्ट हो जाएगा RCOH में। ठीक है, तो आई होप ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो चुकी होंगी। ठीक है, अब हम कुछ और चीजें डिस्कस करेंगे। हमारे पास we have 2 more questions, okay, so we will discuss those question first, okay, this is alcoholic KOH। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी CBSE का है, लास्ट ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ 1 ब्रोमो 1 मिथाइल, हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन विद अल्कोहलिक KOH। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, देखो बीटा एलिमिनेशन, ये डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, जैसे नाम बता रहा है, एक तो आप हाइड्रोजन हटा रहे हो, एक आप हेलोजन हटा रहे हो, तो वो कौन सी एलिमिनेशन होगी, बीटा, जो अल्कोहलिक KOH के साथ अपन ने देखी थी। 1 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन, तो पहले तो आपको बनाना पड़ेगा साइक्लोहेक्सेन, बना लिया। अब इसमें क्या है, 1 ब्रोमो है, एक ब्रोमो है हमारे पास फर्स्ट पोजीशन पे, और वहीं पे हमारे पास मिथाइल है, 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अच्छा, इसका बोल रहे डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करो, मतलब इसका रिएक्शन करो आप किसके साथ, इसका रिएक्शन करो यार आप अल्कोहलिक KOH के साथ, भाई लोग इसका रिएक्शन करो। आपने अल्कोहलिक KOH को देखा, अल्कोहलिक KOH ने आपको देखा, और आपको क्या थॉट आया, आपको थॉट आया एलिमिनेशन का। आप बोलो सर अल्फा देखो, ये अल्फा कार्बन है सर, और सर ये बीटा कार्बन है, ये बीटा है, ये भी बीटा है, इवन सर यहाँ भी बीटा हो सकता है। अरे ये भी तो कार्बन है भाई, तो ये बीटा नहीं हो सकता है क्या, क्या बोल रहे हो भाई, होगा ना यार बीटा ये। ठीक है, तो अब देखो इसमें गरीब को लूटना है, कौन सा कार्बन गरीब है, क्या गरीब दिख रहा है क्या आपको, यहाँ 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है, तो इनमें से किसी को भी हटा दो तो आपके पास जो प्रोडक्ट मिलेगा, मिथाइल तो ऐसे रह जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड। ठीक है, बन गया प्रोडक्ट। फिफ्थ क्वेश्चन का यस और नो बोलिए, यस और नो, बन गया ना प्रोडक्ट। ठीक है, वेरी नाइस। अब देखो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है, तो उसमें काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आती है क्वेश्चन नंबर 6 में, बट आप लोगों को नहीं आएगी क्योंकि मैं आप लोगों को बता चुका हूं ये बात। ठीक है, आप पहले क्वेश्चन को रीड करिए। ठीक है, तो दिख नहीं रहा है क्या आप लोगों को, दिख रहा है ना, रेट फॉर बीटा एलिमिनेशन। अब आपसे प्रोडक्ट नहीं पूछ रखा है, अब आपको क्या दे रखे हैं, आपको रिएक्टेंट स्पीसीज दे रखे हैं, आपको 3 रिएक्टेंट दे रखे हैं। एक दे रखा है आपको 2 ब्रोमो 1 2 3 4 5 2 ब्रोमो पेंटेन। ठीक है, एक आपको दे रखा है गाइस 2 मिथाइल 2 ब्रोमो ब्यूटेन, और एक आपको दे रखा है 1 ब्रोमो पेंटेन। आपसे पूछा है कि किसका एलिमिनेशन के लिए रेट ज्यादा होगा, तो मैंने आपको बात बताई थी कि जिसमें एल्कीन जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा उतना ही ज्यादा रेट उसका एलिमिनेशन के लिए होगा। तो अगर इसका आप अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करते हो तो बताओ यार प्रोडक्ट, सीधा लिख दूं। ठीक है, अब जिसको अभी भी समझ नहीं आया उसको कभी भी समझ नहीं आएगा, ये भी बात याद रखना, जिसको अभी भी समझ नहीं आया उसको कभी भी समझ नहीं आएगा। तो ये है मेरे पास अल्फा कार्बन, ठीक है, ये है मेरे पास बीटा 1, ये है मेरे पास बीटा 2, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। गरीब को लूटो, बन गया मेरे पास क्या 1 2 3 4 5 पेंटोएन, यहाँ पे ये है अल्फा, ये है बीटा, ये है बीटा, ये है बीटा। गरीब को लूटना है भाई, गरीब ये है, ये वाला प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे ये है अल्फा, ये है बीटा, 1 2 3 4 5, ये बन गए मेरे पास। तो ये मेरे पास प्रोडक्ट बन गए। तो जब भी हमें रेट कंपेयर करना है तो सबसे पहले, फिर तो मैं डायरेक्टली आपको याद रखने को भी एक बात बताऊंगा, अपने वो याद रख ली तो आपको ये भी बनाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले फील की बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करिए और ये बनाइए आप। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि कौन सा एल्कीन सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो सर आपने बताया था कि जो एल्कीन के डबल बॉन्ड के नेक्स्ट वाला कार्बन है वो अल्फा है, ये कार्बन अल्फा है, ये कार्बन अल्फा है। तो सर यहाँ पे तो 4 अल्फा एच है, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। कितने अल्फा एच है, 4 अल्फा एच है। अब यहाँ देखिए यहाँ पे कितने अल्फा एच है, 3 यहाँ पे हैं, 3 यहाँ पे हैं, ठीक है, और 3 ही यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे है ओहो 9 अल्फा एच। वेरी गुड, दिख रहा है क्या, कार्बन नेक्स्ट टू C डबल बॉन्ड C इज अल्फा कार्बन एंड व्हाटएवर इज द हाइड्रोजन अटैच्ड टू आर कॉल्ड अल्फा।
So on that basis, I'm saying that this particular alkene is having 9 alpha H, right? Come to next. This is alkene. This carbon is alpha. How many alpha hydrogen this carbon has? This carbon has, guys, 2 alpha hydrogen. More alpha hydrogen, more is the stability. More alpha hydrogen, more is the stability. कौन सा alkene सबसे ज्यादा स्टेबल है? ये सेकंड वाला. इसका मतलब अगर मैं इसको A बोल दूं, इसको B बोल दूं, इसको C बोल दूं, तो गाइस मेरे पास B का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगा. फिर आएगा मेरे पास A का स्टेबिलिटी और फिर आएगा मेरे पास C का स्टेबिलिटी. ए का सबसे ज्यादा होगा, फिर आएगा बी का, फिर आएगा बी का और फिर आएगा सी का. ठीक है, तो जब भी आपसे रेट ऑफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, तो जब भी वो रेट ऑफ बीटा एलिमिनेशन की बात करेगा तो हमें किसके स्टेबिलिटी को चेक करना है. हमें देखना है कि उससे जो बनने वाला एल्कीन है वो कितना ज्यादा स्टेबल है. ज्यादा स्टेबल एल्कीन होगा, ज्यादा रेट होगा. और अगर आप थोड़ा नहीं याद रखना चाहते, ये सारा कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा भारी लग रहा है, तो आप सीधा याद रख लो rate for beta elimination. Okay, you can also remember like this, rate for beta elimination. रेट फॉर बीटा एलिमिनेशन. अगर मैं रेट फॉर बीटा एलिमिनेशन की बात करूं तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि 3 डिग्री हैलाइड की सबसे ज़्यादा होगी, फिर 2 डिग्री की, फिर 1 डिग्री की. सीधी बात. अब आपने बोला कि सर ये तो बहुत ही सिंपल हो गया. हाँ यार सिंपल हो गया, क्योंकि देखो ये जो है हमारे पास, कौन बताएगा डिग्री? इस हलाइड का डिग्री कौन कितना है? 2 डिग्री. आई होप सबको आता है. इस हलाइड का जिस कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है, 3 कार्बन से अटैच है, 3 डिग्री. इसका कितना है? 1 डिग्री. तो देख लो कौन सबसे ज्यादा होगा. 3, फिर आएगा 2, वही आंसर आ रहा है, फिर आएगा 1. क्यों ऐसा क्यों है कि 3, 2, 1? क्योंकि 3 डिग्री से हमारे पास जो अल्कीन मिलेगी हमें, वो मोर अल्काइलेटेड मिलेगी. मतलब ऑब्वियसली उसमें ज्यादा अल्फा H होंगे. तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, रेट फॉर बीटा एलिमिनेशन, रेट फॉर बीटा एलिमिनेशन इज गाइस 3 to 1. क्या है हमारे पास? 3 to 1. जितना ज़्यादा स्टेबल हमारे पास एल्कीन होगा, उतना ही ज़्यादा हमारे पास गाइस क्या होगा? उतना ही ज़्यादा हमारे पास होगा रेट. तो ये बातें करी मैंने आपके साथ किसके बारे में बातें की गाइस? मैंने ये बातें करी मैंने आपके पास आपके साथ किसके बारे में? एलिमिनेशन के बारे में. किसके बारे में? एलिमिनेशन के बारे में. ठीक है, अब एक छोटी सी बात और करूंगा आपके साथ रिगार्डिंग एलिमिनेशन, एंड देन दिस टॉपिक इज ओवर फॉर अस. वो क्या है मेरे पास? तो देखिए मेरे बेसिकली ओके, हमारे पास एक और क्वेश्चन है. जैसे मेरे पास है ये वाला क्वेश्चन, CH3CHCl है ना. ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे पास. 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन. ठीक है, अब इसका रिएक्शन कर दिया मैंने अल्कोहलिक KOH के साथ. किसके साथ? अल्कोहलिक KOH के साथ, A प्रोडक्ट. ठीक है, अब उसके बाद मैंने इसका रिएक्शन कर दिया NaNH2 के साथ. NaNH2 के साथ ये बन गया मेरे पास B प्रोडक्ट. एक A बना, एक B बना, एक A बना, एक B बना. हमें बताना है कि A और B क्या है. देखो अब ये है बिसिनल डाइहैलाइड. तो कोई बात नहीं, इसको मान लो आप अल्फा, इसको मान लो आप बीटा. अब कुछ लोगों का दिमाग घूम गया, क्या इसको क्यों मान रहे हो आप अल्फा? इसको मान लो कोई बात नहीं. इसको मान लो अल्फा, इसको मान लो बीटा. मान सकते हैं ना, किसी को मान सकते हो आप. अब इससे निकाल दो आप हाइड्रोजन, इससे निकाल दो हाइड्रोजन. क्या बनेगा आपके पास? आपके पास बनेगा CH3 ओके. यहां से हमारे पास हाइड्रोजन निकाल दिया, Cl डबल बॉन्ड CH2. ये प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास अल्कोहलिक KOH के साथ. किसी को मान सकते हो आप अल्फा बीटा. ठीक है, अब देखो हमारे पास ये जो अल्कोहलिक KOH है ना गाइस, बेसिकली ये जो अल्कोहलिक KOH है, तो ये जो अल्कोहलिक KOH है ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस है, तभी ये हमारे पास Cl और H निकाल पाता है. अब देखो नेक्स्ट में हमारे पास NaNH2 है, ये इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्गेस्ट. ये अल्कोहलिक KOH से ज्यादा भी स्ट्रॉन्गेस्ट है. ठीक है, करेगा ये भी एलिमिनेशन. कौन सी? अल्फा बीटा. तो इसको मान लो आप अल्फा. ठीक है, करेगा ये भी एलिमिनेशन ही. ठीक है, करेगा ये भी एलिमिनेशन ही. यहां से ये भी Cl निकाल देगा और हाइड्रोजन निकाल देगा. ठीक है, करता है, मतलब ये भी एलिमिनेशन ही करता है हमारे पास. यहां से Cl निकालेगा, यहां से हाइड्रोजन निकालेगा और हमारे पास बनाएगा प्रोपाइन. तो सपोज करिए आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि 1,2 डाइक्लोरो प्रोपाइन को आप कन्वर्ट करिए प्रोपाइन में, तो फिर आपको इस तरह से करना पड़ेगा. फर्स्ट स्टेप में आपको अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करनी पड़ेगी, जो अल्फा बीटा एलिमिनेशन से हमारे पास होगी. दूसरा NaNH2 उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है,
तो NaNH2 भी हमारे पास Cl और हाइड्रोजन निकालेगा। अब कौन सी रिएक्शन पाथ से निकालेगा वो एक अलग बात है, उसके बारे में अपन डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारे पास गाइस किसके बारे में, ये था हमारे पास एलिमिनेशन के बारे में, ठीक है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो ये भी बातें चलती हैं कि एलिमिनेशन और सब्सटीट्यूशन एक दूसरे के उनमें क्लोज कंपटीशन रहता है कि कब सब्सटीट्यूशन होगा कब एलिमिनेशन होगा। तो वो डिपेंड करता है टेम्परेचर कंडीशन पे, डिपेंड करता है कि आपका जो बेस है वो कितना स्ट्रॉन्ग बेस प्रेफर्स एलिमिनेशन। वो सारी की सारी बातें अपन देखेंगे, पर एज फार एज दिस CBSE कोर्स इज कंसर्न दोज टॉपिक्स आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड यू नो दैट दिस इज ओनली टॉपर CBSE सीरीज, सो it's my job so to make it whatever is required, right? Okay, we are done, so we are done with elimination, right? अब हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन खत्म हो गया। अब हम थर्ड रिएक्शन शुरू करेंगे, क्या? रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विद मेटल्स, जिसमें हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में पढ़ेंगे और किसके बारे में पढ़ेंगे, और हम पढ़ेंगे दोस्तों वुड्स रिएक्शन के बारे में, ठीक है। तो वो सारी की सारी बातें मैं नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा। क्या है हेडिंग मेरे पास? रिएक्शन विद मेटल। अब क्वेश्चन आता है कि रिएक्शन विद मेटल का मतलब क्या है। तो देखिए हमारे पास ये है, मेरे पास मान लो अल्काइल हैलाइड लिया मैंने RX, ठीक है। हम इसकी रिएक्शन करेंगे किसके साथ? मैग्नीशियम मेटल के साथ। अब मैग्नीशियम के साथ ही अपन इसकी रिएक्शन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम इससे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनाएंगे, और वो ऐसा कंपाउंड है जो हमें ऑर्गेनिक में, थ्रू आउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे काम आएगा। तो आई होप कि मैक्सिमम बच्चे तो समझ चुके हैं कि कौन से कंपाउंड की बात कर रहा हूं मैं। कौन से कंपाउंड की बात कर रहा हूं? बोलिए, आंसर बोलिए, कौन से कंपाउंड की बात कर रहा हूं? हाँ, कौन से कंपाउंड की बात कर रहा हूं? मैं कर रहा हूं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। तो आज हम रिएक्शन विद मेटल में किसको बनाएंगे? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को बनाएंगे, और उसको बनाने का प्रोसेस देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कि क्या रिएक्शन है जिससे अपन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाते हैं, और जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। वो सारी बातें मैं इस टॉपिक में आप लोगों के साथ क्या करूंगा दोस्तों? इस टॉपिक में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो देखो ये ले लिया मैंने अल्काइल हैलाइड, ले लिया ना अल्काइल हैलाइड, ठीक है। अब हम क्या करते हैं ना यार, अल्काइल हैलाइड का हम करते हैं रिएक्शन विद Mg मैग्नीशियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। हमें क्या चाहिए? ड्राई ईथर चाहिए। हमें क्या चाहिए? ड्राई ईथर एज अ सॉल्वेंट अपन यूज करते हैं टू प्रिपेयर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। अब क्यों करते हैं, उसका क्या रीजन है, ठीक है। क्यों हमें ड्राई ही चाहिए, क्यों उसमें मॉइस्चर कंटेंट नहीं हो सकता है? तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले अल्काइल हैलाइड पकड़ा, उसकी रिएक्शन की हमने मैग्नीशियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है हमारे पास प्रोडक्ट RMgX। क्या प्रोडक्ट बनता है दोस्तों? RMgX। और RMgX एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और इसका नाम है दोस्तों ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या नाम है इसका? क्या नाम है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या नाम है दोस्तों? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। क्या? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। आपने बोला ठीक है सर, समझ गए कि हाँ ठीक है नाम, तो क्या कर सकते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ओके। अब जो टॉपिक्स, जो पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं, उन पॉइंट्स को एग्जामिनर टारगेट करते हैं एग्जाम में। कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं? तो फर्स्ट पॉइंट मैं आपके लिए लिख रहा हूं दैट ग्रिग्नार्ड reagent must be prepared. Grignard reagent must be prepared in anhydrous medium. Must be prepared in anhydrous medium. Grignard reagent must be prepared in anhydrous medium. कहां पे अपने को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को प्रिपेयर करना चाहिए? अनहाइड्रस मीडियम में। अनहाइड्रस मीडियम मींस स्लैश नो मॉइस्चर, ठीक है। अब क्या रीजन है कि हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को मॉइस्चर फ्री इन्वायरमेंट में ही हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को क्यों प्रिपेयर करना पड़ता है? तो इसका क्या रीजन है वो अपन देखेंगे। सबसे पहले आप ये दिमाग में रखिए कि ठीक है, RX का रिएक्शन Mg के साथ होगा, ड्राई ईथर में हमें मिल जाएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और एक इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना रहे हो तो मेक श्योर करिए कि जो मीडियम है हमारे पास वो कैसा मीडियम है? अनहाइड्रस। अनहाइड्रस का मतलब उसमें कोई भी मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट नहीं है, ठीक है सर, ये अपने को दिमाग में आ गई बात, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारे पास डिस्कस। सेकंड पॉइंट में लिख दूं आपके साथ दैट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज स्टेबल इन ड्राई ईथर। सिंस
it forms since it forms a very stable complex, since it forms a stable complex, since it forms a stable complex, since it forms a stable complex in dry, since it forms a stable complex in ड्राई ईथर। ठीक है, तो दूसरी बात क्या है हमारे पास कि हम ड्राई ईथर ही क्यों यूज करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रेपरेशन के लिए। तो उसका रीजन ये है कि जब आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है तो वो ड्राई ईथर के साथ एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की वजह से आपको पता होगा कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की वजह से स्टेबिलिटी क्या करती है, इंक्रीज। और हमें करना भी ये है, हम ये चाहते हैं कि जो हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना रहे हैं वो स्टेबल बने। अगर स्टेबल नहीं बने तो फिर क्यों बनाएंगे, स्टेबल बनना चाहिए ना, ताकि अपन इसको किसी और चीज़ों के साथ इसका रिएक्शन अपन करा सके। अगर ये स्टेबल नहीं होगा तो फिर कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो ये दो बातें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट। आपको बता दूं कि फर्स्ट पॉइंट तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी सीबीएसई के लिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, अब क्वेश्चन आता है कि क्यों हमारे पास अनहाइड्रस मीडियम ही होना चाहिए। अगर क्या होगा कि अगर मीडियम में मॉइस्चर प्रेजेंट है या तो वाटर कंटेंट प्रेजेंट है तो क्या होगा हमारे पास, तो वो क्या होगा उसका आंसर आएगा इस नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझने के बाद। ठीक है, तो क्या है मेरे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट गाइस। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मेरे पास केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स, केमिकल रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। किसकी बात कर रहे हैं अपन कि कैसे कैसे रिएक्शन हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शो करता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो जैसे कि बात करूं मैं सीबीएसई की, तो सीबीएसई में तो काफी फंडामेंटल्स, काफी बेसिक चीजें अपने को पढ़नी है, ज्यादा हाई फाई चीजें अपने को डिस्कस ही नहीं करनी है। ठीक है, काफी फंडामेंटल चीजें, बट अगर आप उनको कंसेप्चुअली समझोगे, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा, तो जो आपको चीजें काफी डराती हैं कि इवन एनसीईआरटी में ही काफी बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि थोड़ा फंडामेंटल्स उनके वीक है। फंडामेंटल्स क्यों वीक है? क्योंकि उनको कंसेप्चुअली वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को नहीं समझते हैं। तो अगर आपने इसको कंसेप्चुअली समझ लिया तो वो क्वेश्चन तो आप ऐसे ही उड़ा दोगे हवा में। ठीक है, हवा हो जाएंगे वो क्वेश्चन। आइए थोड़ा समझते हैं अपने बात यार कि केमिकल रिएक्शन ऑफ किसका, केमिकल रिएक्शन किसका, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि ये है हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, ऐसे लिखता हूं मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये है मेरे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMGX। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बताऊं कि यहां पे हमारे पास इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में एक रिएक्टिंग स्पीसीज है। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ही रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। सोचिए अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का किसी चीज के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो इसमें एक पार्ट होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जिसकी वजह से वो रिएक्शन करेगा। वो कौन सा पार्ट है, क्या रिएक्टिंग स्पीसीज है हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए इस बॉन्ड को देखिए आप, तो ये मेटल है, तो मेटल पे आएगा डेल्टा प्लस, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, और ये जो R ग्रुप है इस पे आएगा डेल्टा माइनस। ठीक है, तो ये बॉन्ड है मेरे पास पोलर, पोलर बॉन्ड है। This bond is polar. Metal will acquire delta plus and R will acquire delta minus. अब मैं आपको बात बताऊं कि हमारे पास ड्यू टू पोलैरिटी ऑफ दिस बॉन्ड हमें मिलती है एक स्पीसीज जिसका नाम है R माइनस। क्या मिलता है अपने को? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो रिएक्टिंग स्पीसीज है जिसकी वजह से रिएक्शन होगा वो क्या है? R माइनस। तो यहां पे मैं लिख दूं दैट R माइनस इज रिएक्टिंग स्पीसीज। कैसा है हमारे पास गाइज R माइनस? रिएक्टिंग स्पीसीज ऑफ GR। रिएक्टिंग स्पीसीज है हमारे पास किसका दोस्तों? रिएक्टिंग स्पीसीज है हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का R माइनस। तो जब भी आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देखो आपको क्या दिखना चाहिए? सारी दुनिया को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिखता है RMGX, आपको दिखना चाहिए R माइनस। बस आपको जैसे ही R माइनस दिख गया, नेक्स्ट थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए? अगर ये R माइनस है तो ये किस किस की तरह बिहेव कर सकता है, किस किस की तरह बिहेव कर सकता है? देखो लेक्चर नंबर 8 और 9 में कितना एम्फेसाइज दिया मैंने आपको कि हाँ नेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, और अगर ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है तो ये किसकी तरह बिहेव कर सकती है? ये बिहेव कर सकती है एज अ न्यूक्लियोफाइल। वेरी गुड, राइट आंसर है ना। अगर ये R माइनस है तो इट कैन बिहेव एज, ठीक है ऐसे लिख रहा हूं, एज अ न्यूक्लियोफाइल। वाई एज अ न्यूक्लियोफाइल? अरे सर सिंपल सी बात है, अगर नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन रिच है तो न्यूक्लियोफाइल बन सकता है। ये किसी को अपने नेगेटिव चार्ज, अपना नेगेटिव चार्ज किसी को डोनेट कर सकता है। वेरी गुड। अब एक और बात बता दूं मैं कि हमारे पास जो बेसिसिटी होती है, एक टॉपिक होता है हमारे पास बेसिसिटी और एक होता है हमारे पास न्यूक्लियोफिलिसिटी। वो काफी सेम चीजें हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन देम ऑल्सो। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बेसिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी। बट अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारे पास R माइनस किसकी तरह बिहेव कर सकता है? न्यूक्लियोफाइल। बट एट द सेम
एट द सेम टाइम गाइस, अगर मैं आपसे लुईस बेस की डेफिनेशन पूछूं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लुईस बेस, तो आपने पढ़ रखा होगा कि लुईस बेस आर दोज स्पीसीज विच आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर. इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर स्पीसीज आर कॉल्ड लुईस बेस और अनायंस आर लुईस बेस. अनायंस आर लुईस बेस. तो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल भी बिहेव कर सकता है. कुछ ऐसे रिएक्शंस होंगे जो इसके होंगे बिकॉज ऑफ इट्स न्यूक्लियोफिलिक नेचर. बट जो इस पर्टिकुलर लेक्चर में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, उसमें हमारे पास जो हमारा R- है, सिंस इट इज इन अ कंडीशन ऑफ डोनेटिंग इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर, इट कैन बिहेव एज अ बेस. इट कैन बिहेव एज अ बेस. तो ये एज अ बेस भी बिहेव कर सकता है और एज अ न्यूक्लियोफाइल भी बिहेव कर सकता है. और थोड़ा सा डिफरेंस है हमारे पास, डिफरेंस है बिटवीन बेसिक जब ये एज अ बेस बिहेव करेगा और न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा. जब एज अ बेस बिहेव करती है कोई स्पीसीज, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर सिर्फ किसको डोनेट करती है, H+ को. पर जब वो एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करती है, तो वो किसी को भी अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकती है एक्सेप्ट H+. ये बेसिक डिफरेंस है जो मैंने आप लोगों को बता दिया. इतना कुछ सोचने की भी जरूरत नहीं है. ठीक है, क्या सोचना है, अगेन रिपीट करता हूं कि हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, उसमें जो रिएक्टिंग स्पीसीज है वो क्या है, R-. ठीक है सर, R- है. हाँ, तो कभी ये बेस की तरह बिहेव कर सकता है, कभी ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है. अब कब बेस की तरह बिहेव करेगा और कब न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, वो चर्चा मैं आप लोगों के साथ अब करूंगा. ठीक है गाइस, ओके. तो ये बात थी हमारे लिए समझने वाली. अब मैं एक बात बता दूं, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं कि एसिड बेस, ठीक है, एज अ बेस इट कैन बिहेव एज अ बेस. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज एसिड बेस रिएक्शंस आर वेरी फास्ट रिएक्शन. एसिड बेस रिएक्शंस आर वेरी फास्ट रिएक्शन. एसिड बेस रिएक्शंस आर वेरी फास्ट रिएक्शन. कैसे रिएक्शन होते हैं हमारे पास, एसिड बेस रिएक्शन फास्ट रिएक्शन होते हैं. ठीक है, तो अब सुनना, ये क्यों लिखा मैंने पॉइंट, इसका मतलब हमारे पास अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के पास दो पॉसिबिलिटीज हैं कि वो बेस की तरह बिहेव कर सकता है तो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है, तो जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी उसकी, वो किसकी तरह बिहेव करने की होगी, बेस की तरह. किसकी तरह, बेस की तरह. क्यों होगी कि जब अगर वो बेस है और उसको कोई सामने एसिड दिख रहा है, तो वो रिएक्शन फास्ट है, वो रिएक्शन जल्दी हो जाता है. तो फिर बिकॉज ऑफ दैट ओनली वो रिएक्शन बहुत जल्दी हो जाता है सॉरी. तो बिकॉज ऑफ दैट ओनली जो इसकी फर्स्ट टेंडेंसी होगी वो किसकी तरह बिहेव करनी होगी, बेस की तरह. किसकी तरह, बेस की तरह. हाँ, अगर सपोज करिए कि उस पर्टिकुलर रिएक्शन में वो बेस की तरह बिहेव नहीं कर सकता है, तो फिर उसका नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, उसका नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है टू बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल. बट जब उसको बेस बनने का मौका मिलेगा, वो बेस ही बनेगा. जब उसको बेस बनने का मौका मिलेगा, वो क्या बनेगा गाइस हमारे पास, वो बेस ही बनेगा. आपने बोला ठीक है, थोड़ा थोड़ा पकड़ रहे हैं हम लोग. ठीक है, तो एक बार आप बता दो कि हाँ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे बनाएंगे. ठीक है सर, RX का रिएक्शन कर दिया Mg के साथ ट्राईथर में, बन गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. ठीक है, और आपने बताया कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के लिए जो मीडियम होना चाहिए अनहाइड्रस होना चाहिए, उसमें कोई मॉइस्चर कंटेंट नहीं होना चाहिए. वो चलो हमने बता दिया, पर अभी हमें रीजन पता नहीं चला, तो मैंने बोला कि रीजन के लिए होल्ड करिए आप थोड़ा सा. ठीक है, दूसरा क्यों हम ड्राई ईथर यूज करते हैं, एक फैक्चुअल पॉइंट है हमारे पास, क्यों अपन ड्राई ईथर यूज करते हैं, क्योंकि ड्राई ईथर में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या बना देता है, कॉम्प्लेक्स. और जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स बनता है वो एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स है. ठीक है, तो दैट इज व्हाई वी यूज ड्राई ईथर. ओके, उसके बाद मैंने क्या बताया आप लोगों को, उसके बाद मैंने आपको बताया कि दुनिया को दिखेगा RMgx, बट आपको क्या दिखना चाहिए, R-. क्या देखना चाहिए, R-. अगर वो R- है, उसके पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, वो एज अ बेस बिहेव कर सकता है और एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर सकता है. ठीक है, बट जब उसको मौका मिलेगा बेस बनने का, तो वो बेस ही बनेगा. जब उसको मौका मिलेगा बेस की तरह बिहेव करने का, तो उसकी प्रायोरिटी में बेस ही है, उसकी प्रायोरिटी में बेस ही बनना है. मतलब जब अगर बेस है और न्यूक्लियोफाइल है, तो फिर वो क्या हमेशा किसकी तरह रिएक्ट करेगा, बेस की तरह. बट सपोज करिए अगर वो बेस नहीं बन सकता है, देखेंगे कैसे, तो फिर वो किसकी तरह जाएगा, फिर वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा. ठीक है, तो आपने बोला कि हाँ सर ये बातें अपने को समझ आ गई, फुल टू फटाक. ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास रिएक्शंस, जो कि हमारे पास NCERT में भी गिवन है. ठीक है, जो कि हमारे पास NCERT में भी गिवन है. ठीक है, तो अब देखिए आप रिएक्शंस देखना, अब आप कैसे समझ जाओगे इन रिएक्शंस को. तो ये है मेरे पास RMgx. आपने बोला ठीक है, RMgx है. अब देखो, अगर मैं इसका रिएक्शन वाटर के साथ कर दूं, किसके साथ, वाटर के साथ. ठीक है,
किसके साथ कर दूं गाइस? वाटर के साथ। हम RMGX का रिएक्शन कर रहे हैं वाटर के साथ। तो अब आपको थॉट प्रोसेस पे ध्यान दीजिए, क्या होना चाहिए। आपने देखा कि यार सर यहाँ पे जो रिएक्टिंग स्पीसीज है वो है सर R-, ठीक है, और ये किसकी तरह बिहेव कर सकता है? न्यूक्लियोफाइल और बेस। अब सुनना मेरे पास, जो हमारे पास जब भी हमारे पास हाइड्रोजन किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से कनेक्ट होता है, तो ये हमारे पास ऑक्सीजन, यार काफी अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एलिमेंट है, फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन आता है। तो अगर कोई हाइड्रोजन आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ कनेक्ट होता है तो वो हाइड्रोजन कैसा होता है दोस्तों? वो होता है हमारे पास एसिडिक। कैसा हाइड्रोजन होता है हमारे पास? एसिडिक। कैसा होता है? एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखो 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 देखो, ये तो क्या है? ये है बेस। RMGX किस तरह बिहेव कर सकता है? बेस की तरह, न्यूक्लियोफाइल की तरह, बट करना किसकी तरह चाहता है? हमेशा बेस की तरह। तो ये है बेस और ये है हाइड्रोजन। तो आपको पता है बेस, जब बेस को हाइड्रोजन दिखेगा वो उस पर लपक जाएगा, उसको लपक लेगा। क्यों लपक लेगा? अरे बिकॉज बेस लाइक H+। बेस को पसंद है H+, यस और नो? बेस लाइक H+, राइट। तो याद रखना, जब भी हमारे पास अगर बेस है और एसिडिक हाइड्रोजन है तो हमेशा कौन सा रिएक्शन होगा? हमेशा एसिड बेस रिएक्शन ही होगा। कौन सा रिएक्शन होगा? हमेशा एसिड बेस रिएक्शन ही होगा। तो आपने बोला ठीक है, तो फिर क्या होगा? यार माइनस इसको उठा लेगा, आजा भैया यहाँ पे, एज H+, ये निकल जाएगा हमारे पास, एज H+ निकल जाएगा और इसके साथ ऐड हो जाएगा, हमारे पास क्या बन जाएगा दोस्तों? RH। और RH क्या होता है यार? RH होता है हमारे पास एल्केन। क्या बन जाएगा हमारे पास? एल्केन बन गया, ठीक है। अब बचा क्या? अगर आपको बचा हुआ प्रोडक्ट लिखना है तो ये है MgX, है ना। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है, एक तो इसने हैलोजन के साथ सेटिस्फाई की है और यहाँ पे OH- बचा है, वो भी इसके साथ ऐड हो जाएगा। तो ये अपने को साइड प्रोडक्ट मिल गया। साइड प्रोडक्ट कोई पूछेगा नहीं आपसे मेन प्रोडक्ट पूछेगा RH। तो अब मैं जनरलाइज कर रहा हूं इस चीज को कि जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐसी स्पीसीज के साथ रिएक्ट करेगा जिनके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐसी स्पीसीज के साथ रिएक्ट करेगा जिनके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, तो हमेशा कौन सा रिएक्शन होगा दोस्तों? कौन सा रिएक्शन होगा? हमेशा एसिड बेस रिएक्शन। और उन जो H+ है उनके पास जो हाइड्रोजन है उसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या कर लेगा? लपक लेगा, ठीक है। आपने बोला ओके सर, ठीक है। अब देखना मैं कनेक्ट करूंगा सारी की सारी बातें। अब दूसरी बात अपन डिस्कस करते हैं। जैसे मान लो कि मेरे पास है अल्कोहल R-OH, अल्कोहल, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन है, क्या इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है? हाँ सर है, सर इसके पास ये है एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है। बिकॉज यहां पे भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट है, हाइड्रोजन के ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट है, तो ये हमारे पास इस हाइड्रोजन को अपन क्या बोलते हैं? एसिडिक हाइड्रोजन। इसको क्या बोलते हैं? एसिडिक हाइड्रोजन। एसिडिक हाइड्रोजन होने का मतलब ये नहीं कि कंपाउंड ही एसिडिक है, ऐसा मत सोचना है ना। अगर आपको पता होगा तो अल्कोहल तो लिटमस पेपर का कलर ही चेंज नहीं करते हैं, दे हैव नो इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर, बट स्टिल इट हैज एसिडिक हाइड्रोजन। बट इसका मतलब ये नहीं कि ये कंपाउंड ही एसिडिक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, ओके। तो एसिडिक हाइड्रोजन है इसके पास, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से हमारे पास अटैच है, ठीक है। अब देखो अगर अटैच है तो ये R है, R- है, इसने H+ को देखा, R- ने देखा कि यार H+ है इसके पास, लपक लो H+। क्या कंपाउंड बन जाएगा? कंपाउंड बन जाएगा दोस्तों RH और MgX और OR-। अगर साइड प्रोडक्ट लिखना है, क्या बन रहा है? देखो क्या बन रहा है, एल्केन बन रहा है कि नहीं बन रहा है? हमारे पास बन रहा है एल्केन, यस और नो? यस, ओके। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अगर हमारे पास इसका रिएक्शन, जैसे अब मैं रिएक्शन लिख रहा हूं HF, आप लोगों को सोचना है कि क्या क्या प्रोडक्ट बन सकते हैं। जैसा मैंने कॉन्सेप्ट बताया उसके अकॉर्डिंग आपको सोचना है प्रोडक्ट्स, ठीक है। ठीक है गाइस, सोचिए। फिनॉल, दिस इज फिनॉल, ओके। नेक्स्ट इज अमोनिया, ठीक है। और नेक्स्ट एक और ले लेते हैं आप लोगों के लिए, एक और है हमारे पास CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। और भी कई कंपाउंड हो सकते हैं, बट ये कंपाउंड हमारे पास मेनली इंपॉर्टेंट है किसके लिए? CBSE के लिए, ठीक है। एक और लेते हैं जो क्वेश्चन हमारे पास, ठीक है, इसको मैं यहां पे लिखता हूं। तो आप लोग सोचिए क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास, ठीक है, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। और एक और ले लेता हूं मैं D2O ना, हॉट वाटर D2O, ठीक है। अब सोचिए आप क्या क्या प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा। तो आपने बोला सर आपने तो काफी सिंपल कर दिया चीजों को। R- है, क्या इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है? हाँ सर होगा ही। क्यों है एसिडिक हाइड्रोजन? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच है। किससे अटैच है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किससे अटैच है, इसका मतलब ये हाइड्रोजन एज H+ फ्री हो सकता है।
एज H प्लस फ्री हो सकता है। तो ये बेस है, इसने H प्लस को देखा, H प्लस को बोला आजा भाई एल्केन बना लेते हैं RH। ठीक है, साइड प्रोडक्ट लिखना चाहते हो लिख लो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, RH। ठीक है, लिख देते हैं ना MgXF। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कौन सा कंपाउंड है, नेक्स्ट कंपाउंड है मेरे पास फिनॉल। कौन सा कंपाउंड है, फिनॉल। तो अब इसके पास एसिडिक H है, हाँ है, क्यों, दिस इज एसिडिक, ये एसिडिक हाइड्रोजन। तो RMgX ने फिनॉल को बोला यार तू एसिडिक H अपना दे दे, हम बनाएंगे एल्केन। क्या बन गया, RH, और ये हमारे पास बन गया यहाँ से MgX, और ये पूरा का पूरा फिनाइल रिंग यहाँ पे अटैच हो गया। ठीक है, अब क्या ये एसिडिक H है, हाँ सर ये है एसिडिक H। क्यों है एसिडिक H, क्योंकि ये नाइट्रोजन से अटैच है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से ये हाइड्रोजन एज H प्लस फ्री हो सकता है। तो क्या प्रोडक्ट बन गया, हमारे पास प्रोडक्ट बन गया RH, और हमारे पास प्रोडक्ट बन गया MgX और NH2। ये बन गया हमारे पास प्रोडक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास इंपॉर्टेंट है। देखिए ये है अल्काइन, कौन सा है ये, अल्काइन। तो अब आप लोगों को याद होगा, ये क्लास 11 में आप लोगों ने पढ़ा होगा। देखो जो एल्केन है या एल्कीन है वो एसिडिक नहीं है, दे आर नॉट एसिडिक एट ऑल, दे कैन नॉट बिहेव एज एन एसिड, बट इवन एल्काइंस ऑल्सो कैन नॉट बिहेव एज एन एसिड। बट कौन से एल्काइन हमारे पास बिहेव कर सकते हैं एज एसिड, और कौन एल्काइंस, किन एल्काइंस के पास एसिडिक हाइड्रोजन होता है। तो जैसे वैसे एल्काइंस जिनमें हमारे पास इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp, है ना, आता है ना यार सबको, हाइब्रिडाइजेशन निकाल ले, बॉन्ड गिन लो बस, और क्या, 2 बॉन्ड बना रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन sp। तो यार sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है, अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का। अगर याद होगा तो sp का सबसे ज्यादा, फिर sp2 का, फिर sp3 का। सो सिंस हाइड्रोजन इज अटैच्ड टू sp कार्बन विच इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, दिस हाइड्रोजन कैन फ्री एज H प्लस, ये H प्लस की तरह निकल सकता है। तो इसने बोला R माइनस ने, अरे तू भी तो H प्लस दे सकता है, तो आ जाना फिर एल्केन बनाते हैं। तो उसने बना दिया एल्केन। ठीक है, साइड प्रोडक्ट लिखना है तो कोई बड़ी बात नहीं, हमारे पास लिख दिया साइड प्रोडक्ट। ठीक है, अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास D2O। एक बार बात बताऊं, ये तो एक बार IIT ने भी पूछ लिया था क्वेश्चन, RMgX और D2O, RMgX और D2O। सो आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा कि सर D2O क्या है, अरे हाइड्रोजन के आइसोटोप्स है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, तो उसी तरह से D2O ऐसा है। ठीक है, तो जब ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन अटैच है वो एसिडिक है, तो अब अगर ड्यूटेरियम अटैच होगा तो ये भी एसिडिक ही होगा। कि ड्यूटेरियम कैसा है हमारे पास, एसिडिक, मतलब ये भी एज अ D प्लस हमारे पास फ्री हो सकता है। ठीक है, तो ये बेस है, ये एसिड है, इसके पास एसिडिक ड्यूटेरियम है, सुनने में बुरा लगता है बट है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये दोनों के दोनों कंबाइन करेंगे और हमारे पास बना देंगे RD प्लस MgX और OD। एक बन गया हमारे पास RD, एक बन गया हमारे पास MgX OD। तो ये थे हमारे पास किसके रिएक्शंस गाइस, किसके रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के। तो देख लो आप लोगों को कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, सारी की सारी चीजें लॉजिकली हैं, सारी की सारी चीजें हमारे पास क्या है, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है सब चीजों की। अब जब आपने एक बार ये फंडा समझ लिया, आपने समझ लिया ना फंडा कि हाँ यार पता चल गया कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इस तरह से रिएक्ट करता है, ये प्रोडक्ट बनता है, पता चल गया। ठीक है, अब सुनो, अब आपने ये फंडा समझ लिया, तो अब आप लोगों को मेरे को ये आंसर देना पड़ेगा दैट क्वेश्चन, सपोज 1 मार्क का और 2 मार्क का क्वेश्चन आया दैट वाई आर MgX मस्ट प्रिपेयर्ड इन अनहाइड्रस कंडीशन, वाई आर MgX मस्ट प्रिपेयर्ड इन अनहाइड्रस कंडीशन। हमें क्यों RMgX को अनहाइड्रस कंडीशन में प्रिपेयर करना पड़ता है, वाई RMgX मस्ट प्रिपेयर्ड इन अनहाइड्रस कंडीशन। तो किस किस का दिमाग चला बताओ। अनहाइड्रस का मतलब क्या है, सब समझते हैं ना, मॉइस्चर फ्री, नो वाटर। अनहाइड्रस मीन्स कि वाटर कंटेंट 0 होना चाहिए, उसमें कोई वाटर नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अब आप समझ गए कि सर हाँ, अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना रहे हो तो आपको इस तरह से बनाना पड़ेगा। हम लेते हैं Mg इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ईथर क्यों, क्योंकि ईथर के साथ सर कॉम्प्लेक्स में आता है और उससे वो स्टेबिलिटी बढ़ती है, RMgX। अब सोचो कहीं से इस इन्वायरमेंट में अगर मॉइस्चर मिल गया, ग्रिग्नार्ड रीजन को मॉइस्चर मिल गया, आपको क्या बनाना है, आपको तो ग्रिग्नार्ड रीजन बनाना है। बट सोचिए कि कहीं इस इन्वायरमेंट में मॉइस्चर पड़ा होगा, कि कहीं पानी पूनी इसको मिल गया, तो फिर क्या करेगा। आप तो सोच रहे थे कि ग्रिग्नार्ड रीजेंट अपने को मिले, बट ग्रिग्नार्ड रीजेंट क्या करता है, ग्रिग्नार्ड रीजेंट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा ना, अगर उसको मॉइस्चर मिल गया। ये बेस है और ये H प्लस है। ओके, तो बेस H प्लस निकाल लेगा और अपने पास प्रोडक्ट क्या बनाएगा, अपने पास प्रोडक्ट बना देगा RH। वो क्या है हमारे पास, अरे क्या है हमारे पास, वो एल्केन। तो आपने जो सोचा था कि हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाएंगे, पर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर देयर
द फाइनल प्रोडक्ट दैट यू आर गेटिंग इज एल्केन। तो क्या ये जस्टिफाइड है? ये जस्टिफाइड नहीं है। तो तभी बोलते हैं कि हम जब भी हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाना है तो हमारे पास जो मीडियम होना चाहिए वो होना चाहिए अनहाइड्रस, क्योंकि अगर अनहाइड्रस मीडियम नहीं होगा तो वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाटर कंटेंट के साथ, उस मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्केन में। तो क्या आप आंसर फ्रेम कर सकते हो? हाँ, ओके, दैट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मस्ट बी प्रिपेयर्ड इन अनहाइड्रस मीडियम। व्हाई? बिकॉज if the medium is having a moisture, then it will react with the water present in that medium and convert itself into alkane. So instead of Grignard reagent हमें क्या मिलेगा? Instead of Grignard reagent we will get, guys, what? हमें क्या मिलेगा यार? हमें तो alkane मिल जाएगा ना। ठीक है, बात समझ आई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई होप आप लोग समझ गए। ठीक है, और ये जो मैंने जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस किए, क्वेश्चंस नहीं मतलब रिएक्शंस डिस्कस किए, ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखना अब आपको एक समझ आ गई कि हाँ सर ठीक है ना, ठीक है, समझ आ गई हमें। ठीक है, हाँ, सोडियम मेटल के साथ भी अपन रिएक्शन डिस्कस करेंगे इसका। ठीक है, सोडियम मेटल के साथ भी अपन रिएक्शन डिस्कस करेंगे, क्योंकि उस रिएक्शन को अपन बोलते हैं, कौन सा रिएक्शन? वुड्स रिएक्शन। वेरी गुड, आपने सही बोला। हम क्या बोलते हैं उसको? वुड्स रिएक्शन। वो भी मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। ठीक है, सबसे पहले ये टॉपिक क्लियर हुआ। ठीक है, तो ये टॉपिक सबको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब मैं बात करूंगा गाइस नेक्स्ट टॉपिक की। ठीक है, तो वो नेक्स्ट टॉपिक के लिए मैं नेक्स्ट स्टार्ट करता हूँ। So guys, now the last reaction that we are discussing of alkyl halide is Wurtz reaction. Okay, so जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने देख लिया गाइस, एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में देख लिया, और उसके बाद हम रिएक्शन विद मेटल्स में हमने रिएक्शन विद Mg मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर देख लिया, जिसमें अपन ने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाया, और उसके जो भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शंस थे वो सारे के सारे हमने डिस्कस किए। ठीक है, अब हमारे पास जो लास्ट चीज बचती है यहाँ पे वो है हमारे पास रिएक्शन विद सोडियम मेटल। किसका रिएक्शन? अल्काइल हैलाइड का, और उसको अपन बोलते हैं गाइस वुड्स रिएक्शन। तो वो हमारे पास इस लेक्चर की लास्ट रिएक्शन है हमारे पास। ठीक है, तो वो है हमारे पास गाइस वुड्स रिएक्शन। ठीक है, वुड्स रिएक्शन। तो दिस इज ऑल्सो रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड ओनली। ठीक है, वुड्स रिएक्शन हमारे पास। ओके, सो अब देखिए हम वुड्स रिएक्शन में क्या डिस्कस करेंगे। तो वुड्स रिएक्शन में गाइस हमारे पास होता क्या है कि हमारे पास 2 मोल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड, जैसे ये ले लिया मैंने 2 मोल ऑफ अल्काइल हैलाइड, 2 मोल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल। ठीक है, 2 मोल का रिएक्शन अल्काइल हैलाइड का किसके साथ? सोडियम मेटल के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ गाइस, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। किसके साथ अपन कराते हैं इस रिएक्शन को? हम कराते हैं इस रिएक्शन को ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो होता क्या है गाइस, इसका मैं आपको मैकेनिज्म भी बताऊंगा, बट होता क्या है कि अपन यहाँ से 2 मोल NaX निकालते हैं और हमें क्या मिल जाता है? हमें मिल जाता है एल्केन, RR + 2 NaX। तो ये है मेरे पास वुड्स रिएक्शन। तो डायरेक्ट आता है क्वेश्चन, डिफाइन वुड्स रिएक्शन। व्हाट इज वुड्स रिएक्शन? तो व्हेन 2 मोल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, we get alkanes having double number of carbon atoms, that is RR along with 2 NaX. So this particular reaction is called Wurtz reaction. ठीक है, अब देखो आपको समझना कैसे है। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं इसकी कि बेसिकली होता क्या है इस रिएक्शन में। तो अगर आप ये बात आपको पता होगी तो आप थोड़ा, अगर इस पर टिपिकल क्वेश्चन भी आएगा तो वही आप लोग कर लोगे। जैसे कि एनसीईआरटी में भी एक एग्जांपल गिवन है इन टेक्स्ट क्वेश्चन में, पूरा का पूरा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वुड्स पे, तो वो देखते हैं। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि ये चलता है मेरे पास रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से। कौन से मैकेनिज्म से चलता है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से हमारे पास चलता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से। ठीक है, तो होता क्या है हमारे पास, ये जो आप RX देख रहे हो ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? हमारे पास सोडियम एक मेटल है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और आफ्टर दैट वो इलेक्ट्रॉन्स RX के साथ रिएक्ट करके इसको कन्वर्ट कर देते हैं R डॉट में। ठीक है, तो ये RX है, आपको बस इस तरह से सोचना है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? R डॉट में। सिमिलरली जो अलग हमारे पास अलग RX है वो भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? R डॉट में। कैसे कन्वर्ट होगा वो डिफरेंट बात है, बट आपको पता होना चाहिए कि वुड्स रिएक्शन में यहाँ पे अपन को R डॉट बनाते हैं। ठीक है, अब ये R डॉट बन गया। अब देखो यार, रेडिकल की कई तरह की टेंडेंसीज होती हैं। रेडिकल अगर हमारे पास 1 डिग्री का रेडिकल है, ठीक है, तो वो जाता है हमारे पास कॉम्बिनेशन के लिए, और अगर 2 डिग्री का रेडिकल है तो उसमें कॉम्बिनेशन भी होता है, डिस्प्रपोर्शनेशन भी होता है, और अगर 3 डिग्री का रेडिकल है तो उसमें सिर्फ डिस्प्रपोर्शनेशन से ही अपन प्रोडक्ट बनाते हैं। बट एज फार एज CBSE इज कंसर्न, हमें सिर्फ कॉम्बिनेशन के बारे में ही जानना है। किसके बारे में जानना है? कॉम्बिनेशन के बारे में। तो जब भी आपको रेडिकल दिखेगा, जैसे आपको रेडिकल दिख गया, तो अब आपके पास जो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है वो क्या है कि ये किसके अंदर चला जाए? कॉम्बिनेशन के। R डॉट मिल जाए और वो क्या बना ले? एक बॉन्ड। तो इस तरह से अपने को क्या मिलती है दोस्तों? इस तरह से अपने को मिलती है एल्केन। ठीक है, इस तरह से अपने को क्या मिलती है? इस तरह से अपने को मिलती है एल्केन। तो इस तरह से आपने दिमाग में बात लेके चलनी है। जैसे इस पे काफ़ी कन्वर्जन टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे मैं आपसे पूछ लूँ गाइस कि आप कन्वर्ट करो इथेन टू ब्यूटेन,
ठीक है, ये कन्वर्जन का क्वेश्चन है, कन्वर्ट इथेन टू ब्यूटेन, ठीक है, इथेन टू ब्यूटेन। अब आप देखिए आप क्या कर रहे हो, आप डबल कर रहे हो कार्बन एटम को, ठीक है। तो यार आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले ये है मेरे पास इथेन, आपको इथेन का करना पड़ेगा। मान लो आपने इथेन का कर दिया क्लोरीनेशन, क्योंकि क्लोरीनेशन तो करना पड़ेगा। अगर आपको वुड्स रिएक्शन कराना है तो आपको अल्काइल हैलाइड चाहिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इथेन को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आपको इथेन को इथाइल क्लोराइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको करना पड़ेगा क्लोरीनेशन। तो जैसे ही आप क्लोरीनेशन करोगे तो आई होप कि आप लोगों को पता है कि एक हाइड्रोजन अपन मोनोक्लोरिनेशन, तो एक हाइड्रोजन अपन क्लोरीन से रिप्लेस कर देंगे। तो ये मेरे पास क्या मिल गया दोस्तों, ये मेरे पास मिल गया इथाइल क्लोराइड, मिल गया ना इथाइल क्लोराइड। अब मेरे को करनी है इसकी वुड्स रिएक्शन, क्यों, क्योंकि यार मेरे को डबल करने हैं कार्बन आइटम, मेरे को यहाँ पे 2 कार्बन आइटम मेरे को 4 करने, तो उसके लिए मेरे को फिर कौन सा रिएक्शन याद आएगा, मेरे को आएगा वुड्स रिएक्शन। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो इस तरह से, सोडियम और इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ओके, समझने वाला समझ जाएगा कि आप किस रिएक्शन की बात कर रहे हो, आप रिएक्शन की बात कर रहे हो वुड्स रिएक्शन की। तो इथाइल क्लोराइड की रिएक्शन कर दी हमने सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो होगा क्या गाइस, वही होगा जैसे कि डबल हो जाएगा, जैसे यहाँ से क्या बनेगा CH3CH2 डॉट, 2 मोल की रिएक्शन है, एक और मोल बनाएगा हमारे पास CH3CH2 डॉट, दोनों ऐड हो जाएंगे अपने पास, और क्या बन जाएगा हमारे पास ब्यूटेन। तो इस तरह से हमारे पास क्या मिल जाएगा 1 2 3 4 हमें मिल जाएगा दोस्तों N ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन। बात है समझ सबको, ठीक है। तो इस तरह से हमें किसके क्वेश्चन करने हैं, इस तरह से हमें वुड्स रिएक्शन के क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। अब एक 2-3 क्वेश्चन अपन करेंगे, बट इससे पहले मैं एक नोट दे दूं आप लोगों को, ठीक है। देखिए क्या नोट है मेरे पास, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि यार हम वुड्स रिएक्शन में मीथेन नहीं बना सकते, वी कांट प्रिपेयर मीथेन, हम वुड्स रिएक्शन से मीथेन नहीं बना सकते, क्योंकि कॉम्बिनेशन होगा तो मिनिमम एल्केन जो हम बना सकते हैं वो ईथेन बना सकते हैं, ठीक है। और एक और बात बता दूं अपने को, ऑड नंबर एल्केन्स कांट बी प्रिपेयर, ऑड नंबर एल्केन्स कांट बी प्रिपेयर, हम इससे ऑड नंबर के एल्केन भी नहीं बना सकते, कांट बी प्रिपेयर्ड बाय वुड्स रिएक्शन, वी कैन नॉट प्रिपेयर गाइस ऑड नंबर एल्केन, जिसमें ऑड नंबर कार्बन है वो एल्केन। जैसे अगर आपसे मैं पूछूं प्रोपेन बना सकते हो क्या, आप लोग नहीं बना सकते हो, आप प्रोपेन नहीं बना सकते हो गाइस, आप पेंटेन नहीं बना सकते हो, आप ऑड नंबर एल्केन नहीं बना सकते हो, किस रिएक्शन से गाइस, वुड्स रिएक्शन से, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन तो आने की बहुत कम चांसेस है कि वाई वी कांट प्रिपेयर, बिकॉज होता क्या है कि अगर आपको ऑड नंबर एल्केन बनाने हैं तो आपको 2 डिफरेंट तरह के सॉल्ट लेने पड़ते हैं। जैसे आप एक ले लो मिथाइल क्लोराइड, एक ले लो आप इथाइल क्लोराइड, फिर आप उसका वुड्स रिएक्शन कराते हो तो उसमें डिफरेंट तरह की कॉम्बिनेशन की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। उसमें अपने को अगर मिथाइल क्लोराइड है तो वो अपने को इथेन देगा, इथाइल क्लोराइड है तो वो अपने को ब्यूटेन देगा, और मिथाइल और इथाइल भी रिएक्ट करके फिर प्रोपेन मिलेगा। तो हमें मिक्सचर में इथेन मिलेगा, प्रोपेन मिलेगा, ब्यूटेन मिलेगा। तो आपको एक बात बताऊं कि उस मिक्सचर से प्रोपेन को सेपरेट आउट करना एक बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस है, और बोल सकते हैं कि इम्पॉसिबल प्रोसेस है, क्योंकि इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन के जो बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है वो ज़्यादा नहीं होता है। तो अगर आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ करते हो तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में एटलीस्ट 20 डिग्री का टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट में, तभी आप उनको सेपरेट कर सकते हो। तो बिकॉज ऑफ दैट, सिंस द बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस इज वेरी वेरी लेस, वी कैन नॉट सेपरेट एल्केन्स। तो आप सिर्फ याद रखिए CH4 और ऑड नंबर ऑफ एल्केन्स वी कांट प्रिपेयर। क्लियर टू एवरीवन गाइस, ओके। अब देखो और मैं थोड़ी सी बातें आपको बता दूं कि हमारे पास, ये तो मैंने आपको एक सिंपल सा वुड्स रिएक्शन का बता दिया, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन है हमारे पास NCERT का, उस क्वेश्चन को मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, और फिर देखना आपकी की सारी जो भी हमने इस लेक्चर में चीज़ें कवर करी, अगर आपको वो चीज़ें समझ आ चुकी हैं तो आप अच्छे से उस लेक्चर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं उस लेक्चर के बारे में, उस क्वेश्चन के बारे में। तो गाइस ये सबसे वंडरफुल क्वेश्चन है हमारे पास जो NCERT में है, जो हमारे पास इसकी एप्लीकेशन पे दे रखा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की और वुड्स रिएक्शन की। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे CBSE में पूछा जा सकता है। देखिए क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई A B C D E R and R डैश इन द फॉलोइंग, ठीक है। ये कुछ आपको सेट ऑफ रिएक्शंस दे रखे हैं, इसमें अपने को पहले बताना है कि A क्या होगा। तो A तो आसान, आइडेंटिफाई बहुत करना आसान है, ये अल्काइल हैलाइड है, देखिए R है, Mg है, ट्राइथर, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा गाइस, बताओ, RX Mg ट्राइथर में किस में कन्वर्ट होता है, RMgX में। तो यहाँ पे जो A कंपाउंड आएगा हमारे पास, वो आएगा हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। तो क्या बनेगा ग्रिग्नार्ड, ये बन जाएगा, ठीक है, RMgBr, समझ रहे हो मेरी बात, क्योंकि देखो ये RX था ना, तो क्या बन जाएगा RMgX, तो RMgX बन गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इस तरह का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी पॉसिबल है ना, ठीक है। तो ये बन गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब देखो नेक्स्ट, सब कुछ बता चुका हूँ आपको। अब H2O दिख रहा है आपको, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में एक स्पीसीज होती है R-, आपको पता है, तो ये वाली बनाएगी R-, जो कि एक बेस है, और हाइड्रोजन
वाटर का हाइड्रोजन एसिडिक है तो उसको निकाल लेगा और अपने पास क्या बना देगा दोस्तों, अपने पास बना देगा साइक्लोहेक्सेन, ये बन जाएगा अपने पास बी प्रोडक्ट। ठीक है, तो बी प्रोडक्ट क्या है हमारे पास गाइस, बी प्रोडक्ट है साइक्लोहेक्सेन, बन गया ए बी प्रोडक्ट। क्लियर है सबको, ए बी प्रोडक्ट हमारे पास बन गया, राइट। अब आइए आप नेक्स्ट पे RBr Mg ट्राईथर। ठीक है, अब देखो अब हमें क्या करना है, हमें R बताना है कि R क्या होगा, तो हमें उल्टा चलना पड़ेगा। ठीक है, RMgD2 के साथ रिएक्शन करके ये बन रहा है। अब सोचो इसके बारे में कि ये कैसे बनेगा D2 के साथ। ये तभी बनेगा हमारे पास जब हमारे पास जो R ग्रुप होगा, जो हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा वो इस तरह का होगा, RCH3CH। ठीक है, हमारे पास होना चाहिए MgBr, इस तरह का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, अब देखो आप बोलोगे आपने क्यों नहीं लिखा CH3CH2 MgBr क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अगर वैसा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता तो D इस कार्बन पे लगता, D लग रहा है सेंटर वाले कार्बन पे, इसका मतलब इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, R- होती है ना रिएक्टिंग स्पीसीज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, तो इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और वो नेगेटिव चार्ज एज अ बेस D को क्या कर लेगा, D को क्या निकाल, D को दोस्तों निकाल लेगा ना, वो D को है ना, वो D को निकाल लेगा तो फिर हमारे पास ये वाली स्पीसीज बनेगी, ये वाली। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। अब देखो R क्या होगा इसमें, तो फिर अगर मैं R की बात करूं तो हमारे पास R जो होना चाहिए वो होना चाहिए अपने पास ये 2 ब्रोमो प्रोपेन, क्योंकि जब 2 ब्रोमो प्रोपेन रिएक्ट करेगा Mg के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो अगर यहाँ पे Br लगाओगे तभी यहाँ पे MgBr बनेगा, है ना। तो ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन मैक्सिमम बच्चे स्किप कर देते हैं, उनसे होता ही नहीं है। ठीक है, अब आओ नेक्स्ट, R-X की रिएक्शन कर रहा हूं मैं किसके साथ, Na इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि R ग्रुप क्या होगा, R- ग्रुप क्या होगा, R-। तो सोचो यार ये प्रोडक्ट कैसे बना होगा, ये प्रोडक्ट इस तरह से बना होगा जैसे मैंने आपको इसका ट्रिक बताया ना मैंने आपको अभी वुड्स रिएक्शन का, ये प्रोडक्ट इस तरह से बना होगा जब इस तरह के रेडिकल मेरे पास, जब गाइस इस तरह के रेडिकल्स ने कंबाइन किया होगा, इस तरह के रेडिकल्स ने कंबाइन किया होगा, तब मेरे पास ये वाला ग्रुप, ये वाला प्रोडक्ट बना होगा। डू यू एग्री, आप इनको ऐड कंबाइन कर दो, बॉन्ड आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो R- होना चाहिए वो होना चाहिए दोस्तों CH3 CH3 CH3-X, ये होना चाहिए मेरे पास R-। क्लियर, ओके। अब देखो इसमें मेरे को D प्रोडक्ट लिखना है तो R-X, तो फिर क्या करेंगे अपन, Mg के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो फिर ये तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना देगा, क्या बना देगा, इस तरह का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मेरे पास बन जाएगा। एक वंडरफुल क्वेश्चन मेरे पास। ठीक है, तो D प्रोडक्ट ये है मेरे पास। ठीक है, अब देखो E प्रोडक्ट क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिख रहा है, वाटर दिख रहा है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ पे माइनस बनेगा, ये उसको निकाल लेगा तो हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट बनेगा E CH3 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 और ये निकाल लेगा H। ठीक है, तो मतलब अगर मैं इसमें प्रोडक्ट की बात करूँ तो बोल दूंगा 2 मिथाइल प्रोपेन, मेरे पास प्रोडक्ट बन गया दोस्तों 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, तो ये एक वंडरफुल क्वेश्चन था। जितनी भी बातें अपन ने, NCERT का इंटेक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो जितनी बातें अभी तक हमने डिस्कस की, NCERT का जितनी बातें अभी तक हमने डिस्कस की, अगर आपको उन बातों की अच्छे से क्लैरिटी है तो फिर ही आपके लिए क्वेश्चन आसान है, नहीं तो मैक्सिमम जनता इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएगी। राइट गाइस, सो दिस इज ऑल अबाउट गाइस आवर लेक्चर नंबर 10 ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स, एंड इन दिस lecture number 10 I have covered a very important topic like elimination reaction I have covered, Grignard reagent and its specific reaction I have covered, and the last reaction that I have covered is Booth's reaction, right? तो एक और लेक्चर हमारे पास बचता है जिसमें हमें रिएक्शन डिस्कस करने हैं हेलोअरीन्स के, एंड वाई हेलोअरीन्स डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो सारी बातें करेंगे और अपने चैप्टर को रैप अप करेंगे। थैंक यू वेरी मच, एंड इफ यू लाइक द कंटेंट ऑफ दिस चैनल, डू सब्सक्राइब दिस चैनल।